अच्छा, so today we are going to discuss one of the most important portion in the subject of chemistry and that is chemical kinetics। ये आप लोगों के पास क्या होता है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, अभी थोड़ी हिट टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा कि हम क्या पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जब हम गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं तो वो हमें क्या करता है, वो हमें बताता है फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो रिएक्शन एट अ गिवन कंडीशन हमारे पास क्या होता है, फिजिबल होता है। लेकिन अगर हमारे पास एक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो वो रिएक्शन हमारे पास नॉन क्या होता है, नॉन फिजिबल होता है। इतना इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, ये हमें डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स देता है कि ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा। इट्स मीन रिएक्टेंट रिएक्ट्स करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। अगर हमने लेट सपोज एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, हमारे पास CH4 मीथेन है और ये रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है CF4 + 4 मोल्स ऑफ HF। अब आप लोगों के पास क्या है, जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। और ये क्या है, फेलियर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये नहीं बताया था कि रिएक्शन कितना फास्ट है, ये रिएक्शन कितना एग्रेसिव है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जस्ट आपको ये बताता है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या फिजिबल नहीं है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे एट अ गिवन कंडीशन। लेकिन ये नहीं बताता कि ये रिएक्टेंट्स कितने रेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे या मीन कितने रेट्स के साथ क्या करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब आपके साथ एक और रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ एक प्रोसेस है जिसमें आप लोगों के पास क्या होता है, ग्रेफाइट कन्वर्ट होता है। किस में, ग्रेफाइट आप लोगों के पास कन्वर्ट होता है डायमंड में। तो अगर इसके लिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो भी लेस देन 0 आता है। इट्स मीन ये रिएक्शन आप लोगों के पास क्या है, फिजिबल है, मीन होता है एट अ गिवन कंडीशन। लेकिन अगर ये पॉसिबल है, इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू भी फिजिबल है, तो क्यों हम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट नहीं करते? क्योंकि अगर हम इसके रेट के बारे में स्टडी करें तो ये क्या करता है, 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कितने ईयर्स लगते हैं, 10⁻13 ईयर्स लगते हैं, मीन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से भी ज्यादा ईयर्स लगते हैं। तो डेट्स वाई हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट नहीं करते। अगर हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स ना होता, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ना होता, तो हम क्या करते हैं, हम इसके इंतजार में बैठते हैं कि हमारे पास ग्रेफाइट कब डायमंड में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमें जस्ट इतना इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने टाइम में होगा, किस रेट से होगा, किस स्पीड से होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये फेलियर है थर्मोडायनेमिक्स का। वो फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन तो बता देता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कौन बताता है, ये हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन किस रेट, किस स्पीड के साथ आप लोग के पास क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, किस स्पीड के साथ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कौन बताता है, ये हमें केमिकल काइनेटिक्स बताता है। ठीक है, अब आप लोग के पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन है, वो क्या है कि आप लोग के पास CH4 मीथेन है और वो Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और वो आप लोग के साथ क्या बनाता है, CCl4 + 4 मोल ऑफ HCl। ये आपके साथ क्या करता है, बनाता है। ठीक है, अब हम अगर ये रिएक्शन किस में करें, डार्क में करें, तो ये रिएक्शन हमारे पास इसका जो रेट है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, ये रिएक्शन हमारे पास नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर हम ये क्या करें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करें, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, ये रिएक्शन हमारे पास हो जाता है। इट्स मीन ये रिएक्शन कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है, पिक्चर पर डिपेंड करता है, जो आपके साथ क्या है, लाइट है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्ट करता है, लेकिन अगर हमारे पास डार्क हो जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रिएक्शन नहीं करता। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स तो जस्ट ये बताया कि ये रिएक्शन फिजिबल है क्योंकि इसके लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो लेस देन 0 आता है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस कंडीशन में होगा, किसके इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन मतलब फास्ट आपके साथ ये बनेगा और किसके डिक्रीज करने से आपके साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग के पास क्या है,
आप लोगों के पास लेट्स सपोज एक और रिएक्शन है, वो क्या है कि आपके पास H2 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, और ये आपके पास 2 मोल्स ऑफ H2 बनाता है। ठीक है, इसके लिए आपके साथ जो डेल्टा G का वैल्यू है वो लेस देन 0 आता है। इट्स मीन ये रिएक्शन आप लोगों के पास क्या है, फिजिबल है, लेकिन आपके पास क्या है, इसका रेट जो है वो टेंडिंग टू 0 होता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो तो ये रिएक्शन आप लोग के पास क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। देखो ये एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक कंडीशन पर डिपेंड करता है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से इसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट्स मीन जल्दी आपके साथ क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एक और रिएक्शन दूं कि 2 मोल्स ऑफ H2O2 आपके साथ क्या बनाता है, आपके साथ बनाता है 2H2O प्लस O2, अगर हम इसके लिए डेल्टा G का वैल्यू निकालते हैं तो लेस देन 0 आता है। लेकिन हमारे पास ये किस टेम्परेचर पर होता है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए तो ये रिएक्शन हमारे पास 37 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ये केएल कपूर के बुक से मैंने ये डेटा लिया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो आप लोग के पास क्या है, जो आप लोग के पास टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब थर्मोडायनेमिक्स तो हमें ये नहीं बताया था कि किस टेम्परेचर पर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, किस टेम्परेचर पर प्रोडक्ट बनेगा, किस टेम्परेचर पर नहीं बनेगा, किसके इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग के पास बढ़ता है। तो ये कौन बताता है, ये हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? अबाउट इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स, वो फैक्टर्स जो किसको अफेक्ट करे, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करे। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो फैक्टर जो आपको रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करे, वो हम किस में पढ़ेंगे, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपके साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज नहीं भी हो सकता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से आपके साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, हम पढ़ेंगे आर्हीनियस इक्वेशन में क्यों हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, वहां से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास अगर मैं आपसे असर्शन इस तरह पूछूं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे एक असर्शन पूछूं कि विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस, तो असर्शन आप लोगों के पास क्या है, असर्शन आप लोगों के पास गलत है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन क्या बताता है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। ठीक है, लेकिन फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन, वो फैक्टर जो किसको अफेक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो वो कौन बताता है आपको, वो आपको केमिकल काइनेटिक्स बताता है। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्या है, एक और है, अगर आपके पास लेट्स सपोज एक रिएक्शन हो और जो मल्टी स्टेप हो, उसका एक मैकेनिज्म होगा, मतलब इसका एक पाथवे होगा, द डिटेल पाथवे ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब आपके पास इंटरमीडिएट क्या बना, कितने स्टेप्स में बना। ठीक है, तो ये आपको कौन बताता है, या आपको केमिकल काइनेटिक्स बताता है। तो मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये आपको कौन बताता है, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स बताता है। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, कैटालिसिस क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आप लोगों के पास कोलिजन थ्योरी क्या होता है, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स यही है कि अगर थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताता है कि आपके पास रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, मीन रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, मीन आपके साथ प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन कितने स्पीड के साथ बनेगा, कितने आप कितना स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको कौन बताता है, ये आपको किस प्रोसेस के जरिए प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, कितने स्टेप में कन्वर्ट होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये आपको कौन बताएगा, ये आपको बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स मतलब ही स्पीड, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, तो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट एंड मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक किस प्रोसेस को आप लोगों के पास एक
किस पाथवे को कितने स्टेप्स में आप लोगों के पास क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन एक आप लोगों के पास एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, एक आप लोगों के पास कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो आपके पास सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं वो आप लोग के पास मल्टी स्टेप में, मोर देन वन स्टेप में हो जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस सब को एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, पैरेलल रिएक्शन क्या होते हैं, इन सब को हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जी मेन एडवांस नीट और जो नेशनल एमडीकेट है, इन सब के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। ठीक है, ये सब इन सब टेस्ट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब लेट सपोज आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन है, तो आप लोगों के पास 3 टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। कुछ रिएक्शन के रेट आप लोगों के पास बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन के रेट आप लोगों के पास बहुत स्लो होते हैं, और कुछ रिएक्शन के रेट्स आप लोगों के पास मॉडरेट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक रिएक्शन है और वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, 4 मोल्स ऑफ Fe प्लस 3 मोल्स ऑफ O2 रिएक्ट विद वट x मोल्स ऑफ H2O। तो ये आपके साथ क्या बनाता है, ये आपके साथ बनाता है वट 2Fe2O3.x H2O। तो देखो ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये रिएक्शन आप लोगों के पास बहुत स्लो रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है, क्योंकि ये आप लोगों के पास 6 मंथ्स टू 1 ईयर टू 2 ईयर ये क्या करता है, लेता है। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत स्लो रिएक्शन है। लेट्स सपोज आप लोगों के पास क्या है, एक और रिएक्शन है जिसमें हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट कन्वर्ट होता है। क्या, ग्रेफाइट कन्वर्ट होता है किस में, डायमंड में। तो ये आप लोग के पास कितना टाइम लेता है, ये आप लोग के पास 10⁻13 ईयर्स लेते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये प्रोसेस आप लोग के पास क्या है, ये प्रोसेस आप लोग के पास बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस या ऐसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम केमिकल केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, क्यों हम अपने टाइम को वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि हम एक रेट को किस लिए पढ़ते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए, कि ये कितने टाइम में कन्वर्ट होगा। हम रेट क्यों इसलिए इंक्रीज करें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाए। तो ये वो हम उन रिएक्शन की स्टडी करेंगे जो मॉडरेट है, जो हमारे लिए क्या हो, फायदामंद हो, जो हमारे लिए वैल्यूएबल हो। ठीक है, अब ये रिएक्शन आप लोगों के पास क्या है, ये रिएक्शन आप लोगों के पास स्लो रिएक्शन है। ठीक है, अब दूसरे टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप लोगों के पास होते हैं जो आप लोगों के पास क्या है, फास्ट रिएक्शन है। कौन से रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास TNT है, ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन है आप लोगों के पास, यहाँ पर CH3 है, NO2 आपके पास यहाँ पर क्या है, NO2 है, और यहाँ पर क्या है, NO2 है। ठीक है, अब अगर आपने इसको 1.5 वोल्ट की बैटरी क्या किया, 1.5 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो आपके पास क्या हो जाता है, 10⁻⁻2 सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या हो जाता है, ये आप लोग के पास क्या हो जाता है, ये आप लोग के पास एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, सीजियम है और आप उसे वाटर में डालते हो, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके पास क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन होता है। सोडियम अगर आप पानी में डालते हो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहां पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, मतलब आप वो हाइड्रोजन गैस जो क्या होता है, इजेक्ट होता है, मतलब इतने फास्ट होते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप आइस के जो ये है इसमें क्या हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब इस रिएक्शन के रेट को हम फाइंड नहीं कर सकते। कैसे फाइंड करते हो इतने फास्ट रिएक्शन के रेट को। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा टाइप का जो रिएक्शन है वो मॉडरेट रिएक्शन है, और मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी ही हम इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर में करेंगे। मॉडरेट रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जो आप लोग के पास कुछ फाइनाइट टाइम में होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास 2 मोल्स ऑफ H2O2 है इन द प्रेजेंस ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होता है, ये आपके पास कन्वर्ट होता है 2 मोल्स ऑफ H2O में प्लस O2 में। तो देखो ये आप लोग के पास कितना टाइम लेता है, 37 मिनट लेता है। तो ये आपके पास एक मॉडरेट रिएक्शन है। मतलब अगर इसका रेट हम फाइंड करें, अगर हम इसमें स्टडी करें, तो ये हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो मॉडरेट रिएक्शन है वो रिएक्शन जो 1 डे में होता हो, हाफ डे में होता हो, 15 मिनट में होता है, 50 मिनट में होता है, तो वो आपके पास मॉडरेट रिएक्शन होता है। ठीक है, आपके पास क्या है, N2 है और वो रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ, और आपके पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनता है। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये आप लोग के पास 5 to 15 मिनट में हो जाता है। तो देखो ये आप लोग के पास एक मॉडरेट रिएक्शन है। ठीक है, इस तरह आप लोग के पास क्या है, H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hv, ये आप लोग के पास 2 मोल्स ऑफ HCl बनाता है। तो ये भी आप लोग के पास एक मॉडरेट रिएक्शन है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या करते हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। वो रिएक्शन जो आपके पास बहुत फास्ट है, उसके रेट को हम फाइंड नहीं कर सकते। वो रिएक्शन जो आपके साथ बहुत स्लो है, उसके रेट को हम पढ़ते नहीं है। और वो रिएक्शन जो हमारे पास मॉडरेट है, हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसके रेट को हम क्या करते हैं,
फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग के पास क्या था, केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनीशन हो गया, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। आप लेट सपोज आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने लेट सपोज किसी को पेनिसिलिन का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, आपने एंटीडोट दिया, एंटीडोट कितने टाइम में काम करेगा, या किसी ने लेट सपोज पोटेशियम साइनाइड लिया, थोड़ा सा ड्रिंक किया, तो 10 to 20 सेकंड में वो क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन अगर उतने ही टाइम में आपने क्या किया, सोडियम थायोसल्फाइड ऐड किया, आपने पी लिया, तो आप क्या, वो 10⁻² सेकंड में क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो आप क्या हो जाते हो, बच जाते हो, ठीक है ना। तो यही आप लोग के पास क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कितने स्पीड के साथ आपके पास एक चीज़ अफेक्ट हो सकता है, या कितने स्पीड के साथ आपके साथ एक चीज़ बन सकता है, या कितने स्पीड के साथ रिएक्शंस रिएक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास केमिकल काइनेटिक्स है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हम इस पर आते हैं, ठीक है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो तो पहले आप लोग रेट क्या होता है, अगर आप रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस फाइंड करें, तो अगर आप वो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इसका स्पीड, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय डेल्टा टाइम। या अगर आप रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी करें इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, dv डिवाइड बाई dt। अगर आप रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करें, तो आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई dt। या आप रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम करें, तो आपके डिल p डिवाइड बाई डिल t इज इक्वल टू फोर्स। तो ये देखो रेट आप किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो, रेट आप लोग टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हो, ठीक है। सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, पहले तो आप ये बात याद रखना, रेट ऑफ जो रिएक्शन है ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। कितने मोल के लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। क्यों डिफाइन होता है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, इसका व्हाट इसका रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पर यूनिट टाइम में जब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, नहीं। क्यों, क्योंकि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पर मोल, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें, इस पर आपने कंसंट्रेट करना है, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब आप लोग के पास क्या है, ये है चेंज। ये आप लोग के पास क्या होता है, चेंज होता है किसमें, ये मार्कर थोड़ा सा वो है, चेंज इन व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसमें, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। ये सब्सटेंस आप लोग के पास क्या हो सकता है, रिएक्टेंट्स भी हो सकता है और प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, आप लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हो सकता है, ठीक है। पर मोल, क्या, पर मोल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड रेट, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये पर मोल का वर्ड्स यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग के पास है चेंज इन कंसंट्रेशन, व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय डेल्टा टी, या टाइम टेकन, टाइम कितना टाइम लिया, कितने चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए, वो आप लोग के पास क्या होता है, वो आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास एक रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट होता है किस में, बी में, एक जनरल रिएक्शन में लेता हूँ, ठीक है। जब हमारे पास क्या है, हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, वो लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो है हमारे पास 10 मोल्स पर लीटर है, क्या है, 10 मोल्स पर लीटर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब t इज, और यहाँ पर एक क्या है, t इज इक्वल टू 0 पर, ये हमारे पास 0 है क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं बने हैं, रिएक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, अगर हमारे पास टाइम क्या हो जाए, 5 सेकेंड हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना बनता है, लेट्स सपोज इसका जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या हो गया, 5 मोल्स पर लीटर हो गया, ठीक है। अब हम इसका रेट को कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। लेकिन ये बात याद रखना, या आपने यहाँ पर क्या डालना है, अगर रिएक्टेंट है तो आपने यहाँ पर नेगेटिव लगाना है। क्यों नेगेटिव लगाना है, क्योंकि आप लोग के पास रेट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और उसका रिजल्ट नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन, मतलब टाइम टेकन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो माइनस टी फाइनल हमारे पास कितना है, हमारे पास जो इस विद रिस्पेक्ट टू ए हम निकाल रहे हैं, तो फाइनल हमारे पास कितना बचा, अगर इनिशियल 10 था तो फाइनल, अगर तो फाइनल कितना हुआ, लेट्स सपोज ये हमारे पास फाइनल मतलब
हमारे पास ये फाइनल मोल बचा और फाइनल मोल इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अगर हमारे पास सी फाइनल कितना है 5, इनिशियल कितना आया था 10, तो 5 - 10 डिवाइड बाय टाइम, इनिशियल फाइनल कितना है 5 सेकेंड और इनिशियल कितना था 0, तो ये हो जाएगा -n/5 अपान वट अपान 5 या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है, या 1 वट, इससे आपके पास आ जाएगा 1 मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। अब आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन का क्या कर सकते हो, यूनिट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप लोग के पास जो चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। ये आपके पास सेकंड भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, हावर भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा मत लेना क्योंकि फिर वो आपके पास स्लो रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक रिएक्शन गिवन है और वो क्या है, वो आप लोग के पास फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है और वो क्या है कि व्हाट ए इज कन्वर्टेड इनटू सी। आपके पास जब टाइम 0 था तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो आप लोगों के पास लेट्स सपोज है 20 मोल पर लीटर है। क्या है, 20 मोल पर लीटर है, ठीक है। अब जब हमारे पास टाइम इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 है, जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर ये हमारे पास कितना बचता है, लेट्स सपोज हमारे पास 5 मोल बचता है, ठीक है। और ये हमारे पास कितना बनता है, लेट्स सपोज हमारे पास 12 मोल बनता है या जितना भी बनता है, ठीक है हमारे पास। अब हम अगर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, फाइनल हमारे पास ये कितना बचा 5 और इनिशियल कितना है 20, 5 - 20 डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया इसने 10 सेकेंड डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -15 डिवाइड बाय 10, लेकिन यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव साइन पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेट का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, तो यह हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 10, या आपके पास क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये आपके पास मोल्स लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर आप नेगेटिव साइन पुट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर क्या लगाए, आप यहाँ पर डायरेक्ट मॉड्यूलस लगाए, क्योंकि मॉड्यूलस में हमेशा आप लोग के पास क्या आता है, नेगेटिव, मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। और ये तो ऑलरेडी आप लोग को नेगेटिव साइन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप लोग के पास जो रेट, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का, वो आप लोग के पास क्या होता है, विद कंटिन्यूज विद द टाइम आप लोग के पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। अब आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास ए है और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, बी के साथ रिएक्ट करता है और वो आपके साथ क्या बनाता है, डी बनाता है, ठीक है। अब आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए आपके पास हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ए अपान व्हाट, अपान डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर आप क्या लगाओगे, अगर रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन लगाओगे, क्योंकि आप लोगों के पास कंसंट्रेशन में क्या आता है, डिक्रीज आता है, ठीक है। जब डिक्रीज आता है तो वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान व्हाट, अपान डेल्टा टी। इस ब्रैकेट जो है ये कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू बी है, लेकिन अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी निकालूँ तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो इसलिए हमारे पास वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए हम वहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाते। तो प्रोडक्ट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन में तो नेगेटिव नहीं लगाना, लेकिन रिएक्टेंट में आप लोगों ने क्या करना है, निकालना है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने मोल के लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास क्या है, 3 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ बी के साथ और आपके साथ 5 मोल्स ऑफ सी बनता है। तो अब इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हो, तो आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, या हमारे पास 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ बी के साथ, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हो, रेट इज इक्वल टू माइनस इनटू डेल इनटू ए अपान व्हाट, अपान डेल टी। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना चाहते हो तो आप लोगों के पास अगर 1 मोल ऑफ ए हो तो वो कितने मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इनटू डेल ए अपान डेल टी, और किससे डिवाइड करोगे, इसके
कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पहले बोला था कि कितने मोल्स के लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। तो अगर आपके पास 10 मोल गिवन हो एक रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट, तो आप उसे किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा वट, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, तो वट प्लस डी इंटू सी अपान वट अपान डेल टी। लेकिन हम किस पर डिवाइड करेंगे, 5 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने मोल्स के लिए डिफाइन होता है, वो आप लोग के पास 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक रिएक्शन देता हूँ जो है N2 रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ H2, और ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास बनाता है 2 मोल्स ऑफ NH3 जो वॉन हेबर प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल होता है तो फिर उसके लिए जो केमिकल काइनेटिक्स का वो है, हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अलग लेते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अलग लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहूँ तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू N2 क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर N2 डिवाइड बाई डेल्टा T। लेकिन यहाँ पर मैं कौन सा साइन लगाऊंगा, नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास N2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब अगर मैं H2 के लिहाज से निकालना चाहूँ तो हमारे पास रेट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस N2 डेल N2 H2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 डेल T, क्योंकि रेट इसके एक से को रेट करने से इसका कितना यूज़ होता है, 3 मोल यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने इसको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के रिस्पेक्ट में निकालना चाहूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस N2 डेल N2 वाटर NH3 अपान वाटर अपान डेल T। लेकिन किस से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि इसके 1 मोल से ये कितना बनता है, 2 मोल बनता है। और आपको रेट ऑफ रिएक्शन कितने मोल के लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन है। आप एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हो, अगर आपको मैं जनरली कुछ रिएक्शंस देता हूँ, आप जल्दी जल्दी उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लो। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो तो इट्स मीन वो आपको आता है, ठीक है। जनरल प्रैक्टिस आप लोग मतलब बुक देख ले जो फिजिकल केमिस्ट्री रणवीर सिंह का है या आप लोग के पास केएल कपूर का है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर केएल कपूर के बुक से अभी संपर्क, अगर मैं सॉरी यहाँ पर अभी मुश्किल हो जाएगा अगर मैं उसको ढूंढूँ, ठीक है। अब आपको लेट सपोज मैं जनरली देता हूँ अपने आप से, ठीक है। अगर आपके साथ क्या है, अगर आपके साथ लेट सपोज एक रिएक्शन है और वो क्या है, आप लोग के पास लेट सपोज रिएक्ट करता है PCl3 रिएक्ट करता है Cl2 के साथ और PCl3 बनता है, ठीक है। तो आपके साथ क्या है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो, आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए हो जाएगा R इज इक्वल टू माइनस वाटर माइनस N2 डेल N2 PCl3 अपान वट अपान डेल T। इस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2 माइनस N2 डेल N2 Cl2 अपान वट अपान डेल T। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू प्लस N2 डेल N2 PCl5 अपान वट अपान डेल T, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो, यहाँ पर क्यों प्लस लगाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, वो रिएक्टेंट के लिए क्यों नेगेटिव लगाए, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और रेट का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फाइनल इनिशियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल कम होगा और इनिशियल क्या है, ज़्यादा है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज हमें कुछ कोएफिशिएंट दिया होता तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए क्या होता है, आप लोग के पास डिफाइन होता है, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ रेट, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रेट होते हैं, एक होता है एवरेज रेट और दूसरा क्या होता है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। एवरेज रेट क्या होता है, अगर आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन गिवन हो तो आप एवरेज रेट को निकाल सकते हो। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट आप एट एनी इंस्टेंस, आप कहाँ किसी पॉइंट पर भी अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना चाहो तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है। लेकिन अगर आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर क्या करना चाहो, रेट को निकालना चाहो, तो उसे क्या बोला जाता है, उसको एवरेज रेट बोला जाता है। जो अभी तक हम निकाल रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये सब एवरेज थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास एक ग्राफ गिवन है, वो कुछ इस तरह है, ठीक है। आप लोग के पास ये यहाँ पर आप लोग के पास कंसंट्रेशन है और ये आप लोग के पास क्या है, टाइम है, ठीक है। एक रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, इससे एक्सेप्ट आप लोग के पास कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ये हमारे पास C इनिशियल है और ये हमारे पास क्या है, C फाइनल है, ठीक है। अगर लेट सपोज ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, C फाइनल है, यहाँ पर हमारे पास टाइम लेट सपोज 5 सेकेंड है और यहाँ पर हमारे पास C
टाइम 0 सेकेंड है, ठीक है। अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना चाहे तो हम क्या करते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं इज इक्वल टू वाटर, अगर रिएक्टेंट मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो नेगेटिव इनटू वाटर इनटू सी एफ माइनस सी आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई। मतलब आप फाइनल कंसंट्रेशन ले माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहूँ, अगर लेट्स सपोज इस पॉइंट पर रेट मतलब इस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो मैं इस पर क्या करूँगा, मैं इस पर टेंजेंट ड्रा करूँगा। क्या ड्रा करूँगा, टेंजेंट ड्रा करूँगा और उसका क्या करूँगा, स्लोप निकालूंगा। और स्लोप आप लोगों के पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डी टी डी सी कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय बेस, तो वो क्या है आप लोग के पास डी टी, और आप लोग के पास कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो मैंने क्या लगाया, मैंने नेगेटिव लगाया। अगर आप लेट सपोज एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, अगर लेट सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ से लेट सपोज चले गए ये इनिशियल पॉइंट और किसी फाइनल पॉइंट में चले गए, तो आपका टोटल डिस्टेंस अगर मैं डिवाइड करूँ टोटल स्पीड को डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब आप किसी जगह पर फास्ट गए हो, किसी जगह पर स्लो गए हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं टोटल का क्या लूँगा, एवरेज लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस पार्टिकुलर टाइम पर निकालना चाहूँ, जिस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो या बहुत ज़्यादा स्लो हो, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ठीक है। तो अगर आप एक पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालना चाहते हो तो इंस्टेंटेनियस, और अगर आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट लेते हो और फिर टोटल टाइम से डिवाइड करते हो, तो वो आप लोगों के पास क्या होता है, एवरेज। और केमिकल काइनेटिक्स में हम कौन सा रेट लेते हैं, हम इंस्टेंटेनियस रेट लेते हैं, क्योंकि एवरेज रेट से आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता या उससे हमें इतना कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ और आप उसके लिए एवरेज रेट भी लिखे और इंस्टेंटेनियस रेट भी लिखे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास एक रिएक्शन है और उसमें क्या होता है, आप लोग के पास ए रिएक्ट करता है किसके साथ, बी के साथ, और आप लोग के साथ क्या बनता है, सी बनता है, ठीक है। अगर आप इसके लिए क्या करते हो, अगर आप इसके लिए निकालते हो एवरेज रेट, तो एवरेज रेट आप लोग के पास क्या हो जाएगा, एवरेज रेट, तो वो क्या हो जाएगा आप लोग के पास, चेंज what minus into change in concentration of what, change in concentration of A डिवाइड बाई डेल्टा T, ठीक है। लेकिन अगर मैं B का, तो एवरेज रेट ऑफ B किस में, तो ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन वट अपॉन डेल्टा T, ठीक है। लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू C निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन वट अपॉन डेल्टा T, तो ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालना चाहूँ, तो अगर मैं लेट सपोज आप लोग के पास क्या है, अगर हमारे पास रेट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिमिट पुट करूँ, क्या करूँ, लिमिट पुट करूँ, और मैं क्या करूँ, टाइम को डेल्टा टी को ऑलमोस्ट ज़ीरो करूँ, तो हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट को इंस्टेंटेनियस रेट लगूँ, तो वो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस इनटू डेल इनटू ए अपॉन वट अपॉन डेल टी। डेल टी का मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनटू डेल इनटू बी अपॉन वट अपॉन डेल टी। और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस इनटू वट इनटू डी इनटू सी अपॉन वट अपॉन डी टी। तो जस्ट आप डेल्टा की जगह डी को पुट करें, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा, स्मॉल चेंज, स्मॉल टाइम में जो आपके पास, मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम में जो चेंज लेता हो, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन में डिफरेंस भी आएगा ना, ठीक है। तो आपके पास डी सी डिवाइड बाई डी टी या माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी या माइनस डी बी डिवाइड बाई डी टी आपके पास क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। लेकिन अगर डिल के वर्ड में डिफाइन करते हो, तो आप लोग के पास क्या है, डी डेल्टा आएगा, ठीक है। लेकिन डी इंस्टेंटेनियस, डी का मतलब स्मॉल चेंज होता है, और डेल का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो डिफरेंस है वो आप लोग के पास वो होता है, ठीक है। अब एक आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस होता है और एक क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, ठीक है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वल होगा, ये गलत है। अगर आपके पास कोएफिशिएंट 1 है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप लोगों के पास क्या हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, अगर कोएफिशिएंट 1 ना हो, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस इक्वल होगा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या है, आप लोगों के पास 2A रिएक्ट करता है B के साथ और ये क्या है, ये आपके पास C बनाता है। ठीक है, अगर आप इसके लिए क्या निकालते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये बात याद रखना, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस का किससे कोई लेने देने, कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसके लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मीन कितने रेट से रिएक्टेंस खर्च होगा, डिसअपीयर होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को कैसे निकालोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये इक्वल होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई डेल T। कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आप B के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B निकालना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू वट डेल B अपान वट अपान डेल T हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C की बात करूँ तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वट C क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस इंटू वट इंटू डेल C अपान डेल T। कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे पास एक रिएक्शन हो और वो क्या है कि N2 रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ H2, ये रिएक्ट करता है और आपके साथ बनाता है 2 मोल्स ऑफ NH3 बनाता है। अगर मैं इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस N2 डेल N2 डिवाइड बाई डेल T। अगर मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालना चाहूँ तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप लोगों के पास हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू H2, तो ये हो जाएगा माइनस N2 H2 अपान वट अपान डेल T हो जाएगा। तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और अगर मैं अमोनिया के अपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा प्लस इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर NH3 डिवाइड बाई डेल्टा T। तो ये आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा NH3 का। ठीक है, ये आप लोग अगर केएल कपूर के बुक में तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन पुट किया है, लेकिन रणवीर सिंह के बुक में नेगेटिव का साइन पुट नहीं करता। वहाँ पर लिखा गया है कि ऑलमोस्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब डिक्रीज होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आपने पुट नहीं करना, बस यहाँ पर आप क्या लगाए, आप मॉडुलस लगाए, क्योंकि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ठीक बात है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। तो फिर नेगेटिव को क्यों शो करते हो, नेगेटिव को शो करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मोड लगाए, तो मोड का क्या मतलब है कि वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, आप लोगों के पास पॉजिटिव होता है। तो मतलब डिसअपीयरेंस का मतलब होता है नेगेटिव होता है ना, डिसअपीयर होता है, तो फिर नेगेटिव साइन लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रणवीर सिंह, लेकिन केएल कपूर की बुक में लगाया गया है। ठीक है, तो आप यूज़ भी कर सकते हो, माइंड नहीं करता। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस हो गया। लेकिन अगर आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस गिवन हो तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन गिवन हो तो आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक रिएक्शन है आप लोगों के पास क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें आप लोगों के पास क्या है, N2 + 3H2 रिएक्ट टू फॉर्म वाटर 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास रेट ऑफ अगर इसका आप लोग के क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या हो जाएगा, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस N2 डेल्टा N2 अपान वट अपान डेल T। ठीक है, और आप लोगों के पास यहाँ पर तो 1 है ऑलमोस्ट, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन में कोएफिशिएंट लिखते हो तो ये आपके पास 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। आप तो ऑटोमेटिकली अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू वट, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा वट ये आपके पास हो जाएगा H2 अपान वट अपान डेल्टा T। लेकिन अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा प्लस N2 वट NH3 अपान वट डेल N2 NH3 अपान वट अपान 2 N2 डेल T हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन अगर आप रेट इस रिएक्शन के लिए इस यहाँ पर आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल है टू द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है,
3 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ N2 कितने का 1 मोल डिसिपियर जब होता है तो वो आप लोगों के पास कितने मोल्स ऑफ H2 को डिसिपियर करता है, अपने साथ 3 मोल को डिसिपियर करता है। ठीक है ना, ये यही कंसेप्ट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना चाहते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस को निकालना चाहते हो तो यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और अगर लेट सपोज यहाँ पर निकालना चाहते हो, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है टू द रेट ऑफ डिसिपियरेंस। तो क्या हर एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल होगा टू द रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसिपियरेंस इक्वल होगा टू द रेट ऑफ रिएक्शन? नहीं, उस रिएक्शन में इक्वल होगा जहां पर आप लोगों के पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हो वो क्या हो, वो 1 हो। ठीक है, जनरली आपको बताता हूँ, आप लोगों के पास 3 मोल्स ऑफ ए है, वो रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ बी के साथ, वो आपके साथ 3 मोल्स ऑफ सी बनाता है। ठीक है, इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लेके रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों के पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, -N2 डेल N2 A अपॉन वट अपॉन डेल T। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन रेट ऑफ डिसिपियरेंस आप लोग के डिसिपियरेंस क्या होता है, वो होता है डेल A अपॉन वट अपॉन डेल T। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेट ऑफ डिसिपियरेंस है, रेट ऑफ डिसिपियरेंस है। ठीक है, इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये 3 को क्या करूँगा, इस साइड शिफ्ट करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसिपियरेंस ऑफ ए क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो आप लोग इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन बी के लिए लिखे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वट -N2 वट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन वट अपॉन डेल टी। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ डिसिपियरेंस क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू बी, चेंज इनटू कंसंट्रेशन। यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो 1 मोल के लिए डिफाइन होते हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हमें रेट ऑफ डिसिपियरेंस क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू बी, डेल N2 बी अपॉन वट अपॉन डेल टी माइनस, तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये इसको 2 को वहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वट इज इक्वल टू माइनस डेल N2 बी अपॉन वट अपॉन डेल टी। तो मतलब रेट ऑफ डिसिपियरेंस ऑफ बी is what is 2 times of the rate of the reaction। ठीक है, अगर आप लोग सी के अगर आप प्रोडक्ट इसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहो तो आपके पास इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों के पास हो जाएगा -N2 डेल N2 C, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट है। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, डिवाइड बाय 3 N2 डेल T। लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, इसको वहाँ पर शिफ्ट करो क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C किसे बोला जाता है, चेंज इन डेल C अपॉन डेल T प्लस। ठीक है, इसे बोला जाता है, तो इसको वहाँ पर शिफ्ट करो तो 3 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वट डेल C अपॉन वट अपॉन डेल T। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आप लोगों को पता चल गया हो तो हम इंशाल्लाह कल फिर पढ़ेंगे कि आप लोगों के पास क्या है, अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ला क्या है, ये सब कुछ चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आप लोगों को जस्ट इतना इन्फॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन होगा, फिजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, किस कंडीशन पर होगा, किस रेट से होगा, मैकेनिज्म क्या होगा केमिकल रिएक्शन का, उसका हमें नहीं बताता। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड या विद रिस्पेक्ट टू रेट के कितने टाइप्स होते हैं, स्लो, फास्ट और मॉडरेट। हम कौन से पढ़ते हैं, हम मॉडरेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। हम फिर रेट ऑफ रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन की बनो तो उसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हो, और अगर आपके रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस उसके लिए कैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये बात याद रखना कि रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन करता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय। इंशाल्लाह कल हम इसका स्टोइकोमेट्री लेक्चर 02 आएगा। ठीक है, थैंक यू।